Are you sure? Here's the 30-second lesson on what legends know. Never ask a bride why she's getting married. Don't wear a skirt on a windy day. Deodorant is not a shower. Don't sniff chili flakes. And don't forget, saving is not investing. Legends don't just save, they invest in mutual funds. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. देखिए, वो कुर्सी होती है, उसमें आपका दायित्व होता है कि सबको मिल मिला कर चलना चाहिए। हर एक महिला को अपने पति का नाम से लेना जरूरी है। क्या मुझे जया अमिताभ बच्चन क्यों कहते हैं? देखिए, किसी भी पार्टी से ये जो नॉन बायस्ड वाला है ना कॉन्सेप्ट, ये थोड़ा सा बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। इससे अगलीस्ट मैंने कुछ देखा ही नहीं जो आपने किया है। प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि माइनॉरिटीज़ के वहाँ जो है हिंदू हैं, बाकी माइनॉरिटीज़ हैं, उन सबों का प्रोटेक्शन आप इंश्योर करें। शेख हसीना अगर डिक्टेटरशिप उनकी चली तो हम उनको डिक्टेटरशिप सपोर्ट नहीं कर रहे थे। नमस्कार, द प्रिंट में आपका स्वागत है। मैं अपूर्वा मंधानी, मेरे साथ है हमारे पॉलिटिकल एडिटर डीके सिंह, और हम दोनों आपके सामने हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी हेडलाइंस के पीछे डीके के साथ का एक नया एपिसोड लेके हाजिर हैं। स्वागत है आपका डीके। थैंक यू अपूर्वा। डीके, हर हफ्ते की तरह इस बार भी हमें ढेर सारे सवाल आए, लेकिन सवालों की से शुरुआत करने से पहले आप सभी के लिए मेरे पास एक अनुरोध है कि आप हमारा जो सब्सक्रिप्शन है वो ज़रूर लें। सब्सक्रिप्शन किस तरह से लेना है उसे आप अपने स्क्रीन पर अभी देख पा रहे होंगे। इस बात का आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती थी क्योंकि अच्छी पत्रकारिता के लिए हमें आप जैसे सब्सक्राइबर्स की हमेशा सपोर्ट की ज़रूरत होती है, तो आप सब्सक्रिप्शन लेने का ज़रूर सोचें। बाकी जो लिंक्स हैं सब्सक्रिप्शन के लिए वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो आप उन लिंक्स पे क्लिक करके आपको जिस तरह के बेनिफिट्स मिलते हैं एज सब्सक्राइबर्स, हम कोशिश करते हैं कि हम अपने सब्सक्राइबर्स को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स दें, तो वो बेनिफिट्स भी आप देख पाएंगे इन लिंक्स पर। और इसी के साथ फिर हम आज के शो की शुरुआत करते हैं। ठीक है, पहले सवाल से शुरुआत करूंगी। कार्तिक पराशर का सवाल है, हमारे मेंबर हैं, बोल रहे हैं आप राज्यसभा चेयरमैन के कंडक्ट को कैसे देखते हैं? क्या कोई बायस है या ये आम तौर पर ऐसा ही होता है चाहे वे किसी भी पार्टी से हों? देखिए, किसी भी पार्टी से ये जो नॉन बायस्ड वाला है ना कॉन्सेप्ट, ये थोड़ा सा बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। लोकसभा के स्पीकर को हों या राज्यसभा के चेयरमैन हों या आपके असेंबली में स्पीकर हों, लेजिस्लेटिव काउंसिल के चेयरमैन हो। अब देखिए, पार्टी आपको जिताती है, पार्टी आपको नॉमिनेट करती है, वो आपको जिताती है। उसके बाद आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप राजनीति से दूर रहेंगे, मतलब नॉन पॉलिटिकल बन जाएंगे ओवरनाइट। अब बात यह है कि उसके बाद भी आपका, अब मुझे बताएं, ओम बिरला जी बीजेपी से जीत के आए, लोकसभा स्पीकर बने। अगर नहीं बनते तो हो सकता है फिर से दोबारा एमपी बन के आए, स्पीकर नहीं बनते हो सकता है मंत्रालय में हो जी। तो अब पार्टी से आप सीधे नाता केवल 5 साल के लिए तोड़ रहे हैं ना, अचानक ऐसे होता नहीं है ना। ये कहने के बाद ये एक अरेंजमेंट जो है इसको फिर से देखने की जरूरत है। जहां तक कि चेयरमैन का सवाल है, राज्यसभा चेयरमैन का, उनको देखिए, वो कुर्सी होती है, उसमें आपका दायित्व होता है कि सबको मिल मिला कर चलना चाहिए। अब वो कर पा रहे हैं कि नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है। अब जैसे जया बच्चन के साथ देखिए उनके केस में जो हुआ है, अब वो कह रहे हैं कि भाई अब हर एक महिला को अपने पति का नाम से लेना जरूरी है। क्या मुझे जया अमिताभ बच्चन क्यों कहते हैं? अब जया बच्चन कह लीजिए, उन्होंने कहा कि मैं प्राउड हूं कि मैं अमिताभ बच्चन की वाइफ हूं, लेकिन मेरे नाम के साथ जोड़ना क्यों जरूरी है? तो चेयर की तरफ से एक्सप्लेनेशन आता है कि भाई वो तो आपका नाम ऐसे ही फॉर्मली लिया गया है, लेकिन नाम तो बड़े बड़े भी होते हैं। कई नाम होते हैं जिनमें कि गाँव का भी नाम होता है, पिता का भी नाम होता है, सब कुछ इतने बड़े बड़े नाम है, सब तो आप नाम नहीं लेते ना। तो अगर उनको किसी मेंबर को है कि मुझे जया बच्चन कहो, तो उसको जया बच्चन बोलने में क्या इसमें एतराज है? और जो अपोजिशन लीडर्स जो रेज कर रहे हैं कि आप कभी बोल देते हो कि आप बेसिकली कि आप न्यूसेंस हो, आप बोल देते हो कि इससे अगलीस्ट मैंने कुछ देखा ही नहीं जो आपने किया है। आप जिस तरह से बात करते हैं अपोजिशन एमपी से, वो टोन ठीक नहीं है। ये सारे कंसर्न रेज कर रहे हैं। अब इसमें आप कैसे इसको देखते हैं वो आप पे है, बेसिकली हर एक इंसान का नजरिया। आप कोई कह सकता है कि चेयरमैन को ऐसे ही करना चाहिए, मतलब चेयरमैन कह रहा है तो अपोजिशन बैठ जाए, कुछ नहीं करे। अपोजिशन करे कि भाई लीडर जब अपोजिशन जब उठते हैं बोलने के लिए, आप बोलने नहीं देते उनको। वैसे लीडर ऑफ द हाउस, लीडर ऑफ द अपोजिशन, जब भी ये लोग उठते हैं जनरली तो कन्वेंशनली आपको जो है उनको प्रायोरिटी देके करवाना होता है, वो नहीं हो रहा है। बहुत सारे एलिगेशंस हैं। देखिए, बड़ा पिक्चर ये है कि आप हाउस को कंट्रोल कर पा रहे हैं कि नहीं। अब ये राजनीति चलती रहेगी, अपोजिशन का अपना आरोप रहेगा, सत्ता दल का अपना रहेगा, लेकिन आप जब चेयरमैन हैं, जो आपको अब पूरी तरह से आप एक नॉन पार्टीजान रोल प्ले करना है। इसमें अगर बाहर पब्लिक परसेप्शन जाता है कि अपोजिशन पर ज़्यादा आप सख्त हैं, तो फिर शायद
आप दायित्व नहीं निभा रहे हैं, और ये आपका काम है हाउस चलाना, सबको साथ साथ लेके। जी। तो ये कहना कि आप गलत हो, आप डेमोक्रेसी को ये कर रहे हो, खत्म कर रहे हो, आप अराजकता लाने की हाउस में कोशिश कर रहे हो, और केवल एक ही तरफ कहना है इस बात को हमेशा कि केवल अपोजिशन रिस्पॉन्सिबल है, तो उससे अपोजिशन हर्ट होती है। तो चेयरमैन का काम है कि आप रीच आउट करो उनसे ठीक से आप हाउस चलाओ। आप नहीं अगर चला पा रहे हैं तो क्वेश्चन मार्क आपके ऊपर आता है। देखिए, हमें बांग्लादेश से जुड़े कई सारे सवाल आए थे, उनमें से एक सवाल लूंगी। स्मिता जोशी का हमारी सब्सक्राइबर हैं, पूछ रही बांग्लादेश के हिंदुओं पर जो ज्यादती हो रही है उसके चलते क्या सीए अमेंडमेंट पर सरकार और विपक्ष को एकजुट होकर शीघ्रतम कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? हमारे जानने वाले परिवार वहां फंसे हुए हैं और बहुत डरे हुए हैं। मीडिया या इंटेलेक्चुअल्स भी इस घटना को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे जितना ऑल आइज ऑन रफा को दे रहे थे। देखिए, आप इस पे अभी कितना करेंगे? अभी एक इंटरिम सरकार बनी है मोहम्मद यूनुस के अंदर में। अब वो उनका काम है। आपने देखा प्रधानमंत्री जी ने भी उनको कॉन्ग्रेचुलेट किया, उनको कहा है कि प्रोटेक्शन जो है हिंदूज का आप इंश्योर करें। तो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, संघ के लोग बोल रहे हैं, अलग अलग पार्टियों के लोग बोल रहे हैं कि हिंदुओं की स्थिति को अब देखो। और प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि माइनॉरिटीज़ के वहाँ जो है हिंदू हैं, बाकी माइनॉरिटीज़ हैं, उन सबों का प्रोटेक्शन आप इंश्योर करें। तो मैसेजिंग तो है। इसके अलावा अभी आप क्या कर सकते हैं डायरेक्टली? वो एक अलग कंट्री है, आप केवल उनके सरकार से ही बात कर सकते हैं। वो सरकार अभी आई ही है, तो देखिए सरकार कैसे रिएक्ट करती है, उसके बाद हम लोग करेंगे। हाँ, हम लोगों को थोड़ा सा अपने भी अप्रोच को थोड़ा सा ये करना पड़ेगा। अब जितना हल्ला करेंगे आप, जैसे हम एज मीडिया पर्सन हम लोगों को, कि आप कुछ भी लिखते चले जाएं, कुछ भी सोशल मीडिया में कुछ भी पोस्ट डालते चले जाएं, उसका भी काउंटर रिएक्शन उधर होता है। वो आपको देख रहे हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं, तो काउंटर रिएक्शन करके वो जो शरारती तत्व होंगे क्या उनको आप और फीड कर रहे हैं। तो थोड़ा सा हम लोग को ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। सरकार आई है, देखते हैं सरकार क्या करती है, और हमारी अपनी सरकार लगी हुई है जी। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी पूरा क्लियरली जाके मैसेज दे दिया, डायरेक्ट मैसेजिंग है, तो उसका रिएक्शन देखते हैं, उसके बाद में देखेंगे। अभी बहुत ज़्यादा इस पे हल्ला करना, कुछ भी लिखना कि वहाँ ये नहीं हो रहा है, वो अब किन्हीं का मैं पढ़ रहा था जेनोसाइड हो रहा है। अरे नहीं हो रहा है जेनोसाइड, लेकिन इतना बड़ा कर के इसे हम अपने हिंदुओं का या वहाँ के माइनॉरिटीज़ को हम हेल्प नहीं कर रहे हैं, हम और प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। हमको सरकार को छोड़ देना चाहिए, सरकार अपनी तरह से हैंडल कर रही है। हमारी एमईए में हमारे लोग लगे हुए हैं, डिप्लोमेटिकली इसको कैसे हैंडल करते हैं, हमें उन पर पूरा छोड़ देना चाहिए। अभी अगला सवाल इनका यूजर नेम चक्रवर्ती ऐसे ही बोल रहे, बांग्लादेश में खासकर युवाओं में इतनी एंटी इंडिया सेंटिमेंट क्यों है? अगर भारतीय स्वतंत्रता का इतिहास नहीं तो 1971 का इतिहास स्कूलों में, उन कॉलेजों में पढ़ाया जाना चाहिए जहां भारतीय समर्थन होना चाहिए। देखिए, वो तो वहाँ अपने स्कूलों में क्या करते हैं वो तो मुझे पता नहीं है, हम उनको कह भी नहीं सकते। लेकिन इतना गुस्सा आप कह रहे हैं, देखिए थोड़ा सा है कि शेख हसीना गवर्नमेंट के साथ, शेख हसीना के साथ हम लोग का एक अच्छा रिश्ता रहा है, और उनके समय में हमने देखा कि जितने इस्लामिक रेडिकल्स थे उन पे कार्रवाई हुई। नॉर्थ ईस्ट के जो टेररिस्ट, मतलब जो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं, उनको वहाँ से भगाया गया। तो काफ़ी कोऑपरेटिव रही, जो कि दो सॉवरेन नेशंस में इस तरह का होता है। तो ये ऐसा नहीं था कि अब शेख हसीना अगर डिक्टेटरशिप उनकी चली तो हम उनको डिक्टेटरशिप सपोर्ट नहीं कर रहे थे। मतलब हमारा कोई भी सरकार से रिश्ता रहेगा, नेशन टू नेशन होता है। अब इंटरनल अफेयर में क्या होता है इसमें हम उसमें नहीं घुसते हैं। तो ये जो आप कह रहे हैं कि उनका यूथ पे पूरा ही एंटी इंडिया है, ऐसा भी नहीं है कि सारे के सारे एंटी इंडिया हैं। देखिए, जो हमारा बांग्लादेश से रिश्ता है वो एक एथनिक कल्चरल टाइज है उनके साथ, मतलब पीपल टू पीपल जो स्टेरियोटाइप है वो ऐसे ही ब्रेक नहीं हो जाते। अब देखिए 2023 में करीब 16 लाख वीज़ा, इंडियन वीज़ा दिए गए बांग्लादेशीज़ को। अभी शेख हसीना जब प्रधानमंत्री होकर उसमें आई थी जून में, उस समय हमने मेडिकल ई वीज़ा के फैसिलिटी पे ही बात की है कि वो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए इंडिया आते रहते हैं। वो ट्रेड टाइज है, मतलब साउथ एशिया में इंडिया बांग्लादेश का बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। 2022-23 में करीब बांग्लादेश ने $2 बिलियन का एक्सपोर्ट मतलब इंडिया का है। तो ऐसा नहीं है, वहाँ बहुत सारे सेक्शंस है जिसको पूरा लिंक्ड है इंडिया से, ट्रेड, बिजनेस, कल्चर। अब वो कह रहे मेडिकल फैसिलिटीज के लिए आ रहे हैं, तो ये नहीं है कि सब वहाँ पे एंटी इंडिया है, कुछ एलिमेंट्स हैं। अब है अभी थोड़े से चैलेंज है हमारे लिए, बिकॉज आपको देखा जा रहा है कि आपने शेख हसीना गवर्नमेंट आपके साथ काफ़ी क्लोज है शेख हसीना, लेकिन फाइनली जब दो देशों में होता है तो सरकार मैटर नहीं करती, दो देश का अपना अपना इंटरेस्ट होता है। जी। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। मोहम्मद यूनुस भी जो आए हैं इंटरिम गवर्नमेंट के हेड होके, उनका भी इंडिया के लोगों से
बहुत सारे मतलब इंडस्ट्रीज में हो, इंटेलिजेंसिया में हो, काफ़ी उनका इंटरेक्शन रहा है। और उनको देखिए द प्रिंट को जो उन्होंने इंटरव्यू दिया, उनका अप्रोच, अब जैसे प्रिंट में हमने हमारी कॉलीग हैं मौसमी दासगुप्ता, जिस दिन शेख हसीना भागी वहाँ से बांग्लादेश से, तो मॉर्निंग में हमारा इंटरव्यू शेड्यूल था, मोहम्मद यूनुस पेरिस में थे, तो हमने जूम पे इंटरव्यू कर लिया। इसके बाद हुआ कि शेख हसीना वहाँ से भागी, फिर इंडिया आई और वहाँ पे सारा कुछ चेंज हो गया। फिर हमने मोहम्मद यूनुस को मैसेज भेजा कि भाई सब कुछ चेंज हो गया है, फिर से हम कर सकते हैं। और फिर से द प्रिंट को मोहम्मद यूनुस ने फिर पेरिस से बैठ के दोबारा इंटरव्यू सेम डे पे दिया। वो इतना वैल्यू करते हैं मतलब इंडिया में मैसेज देना। तो और जैसा मैंने कहा कि उनके अपने भी काफ़ी पर्सनल रिलेशंस इंडियन के साथ हैं। वो शुरू में वो कह रहे थे हालांकि कि देखिए यहाँ पे इतना कुछ हो रहा है हमारे देश में, इंडिया का एक इंटरनल मैटर है, तो अगर आपके भाई के बगल में भाई के घर में आग लगा होगा तो आप इंटरनल मैटर कहोगे क्या? तो वो कह रहे थे कि मैं हर्ट हूँ इस बात से। लेकिन हर्ट होना और ये कहना कि वो कुछ गलत करेगा ऐसा नहीं, वो भी उनको क्लोजर टाइज उनको भी चाहिए होता है। उनका भी मैसेज देख रहा था बाकी इंटरव्यू सब में बाद में कि फ्रेंडशिप, क्लोज फ्रेंडशिप चाहते हैं कि एक दूसरे को सस्पिशन से आप नहीं देखें जी। और चलेगा तो अब उनका डोमेस्टिकली ही इतना चैलेंज है, पहले लॉ एंड ऑर्डर ठीक करना होगा, इलेक्शन करवाने होंगे, तो अपने चैलेंजेस में इतना वो है कि अब वो कितना कुछ वहाँ कर पाते हैं और उसमें वो नहीं चाहेंगे कि चारों तरफ उनको सब नेबरिंग कंट्री से भी सपोर्ट की जरूरत है जब उनको सब कुछ ठीक ठाक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो थोड़ा सा हमारा चैलेंज है परसेप्शन का वहाँ पे जो होगा। लेकिन अब शेख हसीना के वहाँ से हटने के बाद नई सरकार आएगी तो परसेप्शन अब धीरे धीरे वो चेंज होगा। अब देखते हैं, बीएनपी है, बीएनपी का थोड़ा सा इमेज रहा है एंटी इंडिया का जब भी वो रहे हैं। अब वो सरकार में जब आते हैं इलेक्शन के बाद या इस सरकार में फिर क्या रवैया होता है, तो बट वो सब चैलेंजेस हैं जो कि हमारे एमईए हमारी सरकार उसको देखेगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब सबको सब सारा एंटी इंडिया होकर घूम रहे हैं वहाँ पे। बहुत ही क्लोजर टाइज रहा है हम लोगों का पीपल टू पीपल। जी, डीके ने जिस इंटरव्यू की बात की वो उस इंटरव्यू को भी आप जरूर देखें, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। डीके, अगला सवाल विनेश फोगाट से जुड़ा हुआ है। हार्वर्ड रोआर्क इनका यूजर नेम है। ये बोल रहे विनेश फोगाट के बारे में घूम रही कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज और नैरेटिव से पता चलता है कि हम ये नहीं समझते हैं कि इलीट स्पोर्ट्स और उनकी तैयारी में क्या होता है। पिछले कुछ दशकों में सरकारों, दोनों पार्टियों की बात करें, और कॉरपोरेट ने एथलीटों में निवेश किया है। क्या हम अब भी ये कह सकते हैं कि सरकार के कारण हमारे ओलंपिक प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं? डेवलप्ड देशों में भी नॉर्मल ओलंपिक एथलीट अच्छी इनकम नहीं कमा पाते हैं। जब हम एज इंडिविजुअल्स एमेच्योर लेवल पे स्पोर्ट्स नहीं खेलते हैं तो हम ज़्यादा मेडल्स की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? देखिए, विनेश फोगाट के पहले तो सारे मामलों में मैं कहूँगा कि आप हमारे एडिटर इन चीफ शेखर गुप्ता का कट द क्लटर देखें एपिसोड, बड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली उन्होंने डील किया है कि वहाँ पे क्या हुआ। जी। दूसरा एक स्पोर्टिंग कल्चर की बात जो है हमारे यहाँ अब नहीं है, कुछ स्टेट्स में है, कुछ में नहीं है। अब हम लोगों को बचपन से ही, अब हमसे कोई आपको इनकरेज नहीं करता कि जाकर खेलो। पहले होता है कि अच्छा क्या बनोगे भाई, तो डीएम बनोगे कि एसपी बनोगे कि नेता बनोगे कि डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे। तो समहाउ वो कल्चर नहीं है। लेकिन धीरे धीरे जितने स्पोर्टिंग आइकन्स आ रहे हैं, जब धीरे धीरे लोग अवेयर हो रहे हैं कि ये भी एक करियर भी हो सकता है, तो स्पोर्टिंग आइकन्स धीरे धीरे आते रहे, अलग अलग गेम्स में आ रहे हैं, तो धीरे धीरे लोगों का एक एटीट्यूड भी चेंज होगा जी। और फिर आप देखेंगे ज़्यादा लोग आएंगे। प्लस देखिए कई सरकारें प्रमोशन करती है, हरियाणा में काफ़ी स्पोर्ट्स को प्रमोट किया जाता है, तो देखिए वहाँ लोगों का प्रदर्शन कैसा रहता है। उड़ीसा में काफ़ी प्रमोट किया जाता है, लेकिन बहुत सारे स्टेट्स में उस तरह का प्रमोशन नहीं है, उस पर फोकस भी नहीं है। लेकिन धीरे धीरे अब चेंज हो रहा है। देखिए कब तक उस स्थिति में आप पहुंचते हैं कि आप कई गोल्ड मेडल्स लेके आ रहे हैं। शेखर का सीटीसी का भी लिंक हमेशा की तरह इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एडेड है, तो आप वो भी जरूर देखें। अगला सवाल संकल्प का है। डीके हमारे मेंबर हैं, बोल रहे हैं मुस्लिम पर्सनल लॉज का मॉडर्नाइजेशन या यहाँ तक कि वक्फ सुधार विपक्ष के लिए इतना टची विषय क्यों है? ये वेल नोन है कि कुछ मामलों में भारतीय मुस्लिम लॉज पाकिस्तान से भी कहीं ज्यादा पिछड़े और रेट्रोगेड हैं। क्या कांग्रेस और अन्य इंडिया पार्टनर्स की ऐसी हरकतों से भाजपा द्वारा विपक्ष पर लगाए जाने वाले अपीजमेंट और वोट बैंक के आरोप मजबूत नहीं होते हैं? देखिए वक्फ बोर्ड पे मैं वो जितनी कंट्रोवर्सी चल रही है, अब अपोजिशन का अपना स्टैंड, गवर्नमेंट का स्टैंड, मैं फ्रैंकली मैं अभी भी पूरा माइंड मेकअप नहीं कर पाऊँ। देखिए वक्फ बोर्ड में सुधार की तो बहुत ज़रूरत है। आफ्टर ऑल आप थर्ड लार्जेस्ट लैंड ओनर हो, मतलब 9 लाख एकड़ से ज़्यादा ज़मीन इनके पास है अक्रॉस द कंट्री। मतलब रेलवे और डिफेंस के बाद वक्फ बोर्ड के पास ही इतनी ज़मीन है जी। और इसके मैनेजमेंट के बारे में बहुत शिकायतें आती है, करप्शन है। तो
सुधार की ज़रूरत तो है। अब जैसे आपको याद होगा 2018 में सुन्नी वक्फ बोर्ड चली गई थी, सुप्रीम कोर्ट में उनका जो स्टैंड था, भाई ताजमहल जो है सो हमको उसको हमारा प्रॉपर्टी घोषित कर दीजिए, हम मैनेज कर लेंगे। वैसे तो ऑलमाइटी उसको ओन करता, ओनर है सबके जो वक्फ प्रॉपर्टी का होता है, लेकिन ताजमहल को हमारे प्रॉपर्टी कर दीजिए। तो कोर्ट ने कहा कि भाई आपको ये गया वक्फ में कुछ है, मतलब साइन डॉक्यूमेंट है? तो नहीं, साइन डॉक्यूमेंट नहीं है, वो शाहजहां के बाद जो उनके वारिस जो भी उसका किसी का साइन डॉक्यूमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी उस पर वो क्लेम कर रहे हैं। तो बड़ा एब्सर्ड चीजें करते रहते हैं, मतलब है, कई क्वेश्चंस हैं। लेकिन दूसरे जो बहुत सारे एमपीज ने जो मैं डिबेट सुन रहा रेज कर रहे हैं, जिसमें राजनीति की बात आ जाती है कि भाई अब आपने ये कहा, आपके प्रोविजन ये कहता है आपके अमेंडमेंट बिल का कि केवल प्रैक्टिसिंग मुस्लिम्स जो होंगे वो डोनेट कर सकते हैं, तो फिर आप उसमें नॉन मुस्लिम को बोर्ड में आप अपॉइंटमेंट के लिए क्यों कर रहे हो? काउंसिल का जो सीईओ होगा वो भी नॉन मुस्लिम हो सकता है, तो वो आप क्यों कर रहे हो? उसकी ज़रूरत क्या पड़ी? उसके पीछे क्या रैशनल है, जो अभी तक मेरे पास वो क्लैरिटी नहीं है। तो इसीलिए ठीक है, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में गया है, देखिए उसमें काफ़ी लंबी मतलब डिस्कशंस होंगे, उसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर्स आएंगे, तब पता चलेगा कि बेसिकली कहाँ पे क्या रैशनल है, क्या सही है, क्या गलत है। अभी बस केवल बिल को लेके चारों तरफ राजनीति चल रही है, सब कोई एक मुद्दा उठाता है, कोई दूसरा उठाता है, सब अपने अपने सबके पॉइंट्स हैं। तो इस समय फ्रैंकली मैं भी अभी बहुत क्लियर नहीं हूँ, बस केवल इतना क्लैरिटी है कि रिफॉर्म्स तो चाहिए वक्फ बोर्ड में। जी। अब कितना रिफॉर्म्स है, कितनी राजनीति है इस बिल में, ये धीरे धीरे क्लियर होगी अभी। अगला सवाल श्रेयस डरने का है, हमारे मेंबर है, इनका भी सवाल उन्हीं से ही जुड़ा हुआ है, माफ़ कीजिएगा। वो बोल रहे वक्फ रिफॉर्म बिल पर द प्रिंट की एडिटोरियल ओपिनियन जानना चाहते हैं वो। जब बीजेपी के पास स्पष्ट बहुमत था तो इससे पहले क्यों नहीं पेश किया गया? किसी भी ज़मीन पर दावा करने की ऐसी अनियंत्रित शक्ति वक्फ बोर्ड को दी ही क्यों गई? अब देखिए अगेन इस पर एडिटोरियल पोजीशन की जो बात करें, जैसे मैंने कहा केवल हम एडिटोरियल पोजीशन ये है कि रिफॉर्म्स तो हम रिफॉर्म्स के फेवर में हैं, लेकिन रिफॉर्म्स के इम्प्लीकेशंस क्या हैं, क्या ऑब्जेक्टिव है और किस तरह से और क्या हो रहा है, उस पर अभी भी हमारी क्लैरिटी नहीं है, और डिबेट होने दीजिए। जैसे अब अभी आपने कहा कि तीसरे टर्म में क्यों ला रहे हैं, तो उसमें किरण रिजिजू को मैं सुन रहा था, वो कह रहे हैं कि नहीं हम कई सालों से कंसल्टेशन चला रहे हैं और अब हमने लाया है इसको। हालांकि किस किस से कंसल्टेशन हुआ अभी कोई, बाकी सारी पार्टीज कह रहे हैं, हमसे तो किसी ने कंसल्ट ही नहीं किया। वक्फ बोर्ड वाले भी कई कह रहे हैं कि हम स्टेक होल्डर हम ही से कंसल्ट नहीं किया जी। तो खैर चलिए, मतलब दावों और सच्चाइयों में हो सकता है डिफरेंसेस हो, लेकिन केवल एडिटोरियल पोजीशन की बात करें तो ये कह सकते सुधार की जरूरत है, उसमें राजनीति नहीं आनी चाहिए जी। और वो धीरे धीरे हम क्लैरिटी जब पूरा आ जाएगी कि फाइनल बिल क्या आता है, फाइनल अमेंडमेंट्स क्या होता है जीपीसी की रिपोर्ट के बाद, तब शायद फिर हम बहुत क्लैरिटी के साथ कह सकते हैं कि क्या गलत है क्या नहीं है। अभी थोड़ा सा अगर मुझसे पूछे तो मैं भी इतना क्लियर नहीं हूँ इसमें। डीके, इसी पे ही कई सारे सवाल आए थे, तो 2 और सवालों की इसका आप जवाब लगभग दे चुके हैं। ये अनिल शुक्ला इनका नाम है, मेंबर हैं, बोल रहे हैं क्या आप इस बात से सहमत है कि वक्फ के नियमों में संशोधन की आवश्यकता है? वो आप ऑलरेडी बता चुके हैं। वो बोल रहे हैं जैसे कि वक्फ के फैसले को कोर्ट पे चुनौती नहीं दी जा सकती, ऐसे नियम तो इस्लामिक देशों में भी नहीं है। शेखर जी से कहिए कि फिट केस है सीटीसी के लिए। अनिल शुक्ला प्रयागराज से। साहब डेफिनेटली हम लोग कन्वे करेंगे शेखर को ये बात। अगला सवाल, और एक्चुअली ये कट द क्लटर के लिए, क्योंकि मैं आपको कंफ्यूज लग रहा हूँ, कट द क्लटर वो करेंगे तो शायद वो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, तो इसलिए मैं डेफिनेटली मैं और अपूर्वा जाके कहेंगे कि आप प्लीज कट दे, बहुत क्लटर है उसको आप कट कीजिए। अगला सवाल कार्तिक पराशर का, हमारे मेंबर है, हमें हर हफ्ते ढेर सारे सवाल भेजते हैं। ये बोल रहे लंबे समय बाद कोई बिल जेपीसी को भेजा गया है, ये मोदी 3.0 के बारे में क्या कहता है, या फिर वक्फ बोर्ड बिल सिर्फ आगामी विधानसभा चुनावों में कुछ वोट पाने के लिए पेश किया गया था? देखिए 3.0 पहली बार तो जेपीसी काफी दिनों बाद आया है, लेकिन करीब इसके पहले 10 बार जेपीसी को अलग अलग बिल जा चुका है, मतलब 2015 से लेकर अब तक ये 11वीं बार जेपीसी को गया है। 2015 से अब तक में लैंड बिल गया था, प्रिवेसी वाली बिल गई थी, कई गए थे। तो मोदी 3.0 के बारे में ये जरूर कहता है कि ये जेपीसी में जाना बहुत ज्यादा नहीं करता, जैसे मैंने कहा कि पहले भी कई कंटेंसस बिल्स गए हैं वहां पे। लेकिन आपने अगर कल देखा होगा, मतलब कल चूंकि हम आज शुक्रवार को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो मतलब थर्सडे को जो डिस्कशन हो रहा था उसमें आपने देखा होगा कि टीडीपी के मेंबर जो हैं उन्होंने रेज किया था कि ठीक है भाई मैं सपोर्ट करता हूं, हम लोग हमारी पार्टी सपोर्ट करती है,
लेकिन आप किसी कमिटी को दे दीजिए, अगर वाइडर कंसल्टेशन हो तो अच्छा है, या किसी कमिटी को देना कमिटी को दे दीजिए। तो एक तरह से थोड़ा नज था अम्बेडकर। देखिए टीडीपी का भी अपने माइनॉरिटी वोट बैंक है वहाँ पे, तो नज था कि आप वाइडर कंसल्टेशन में चले जाइए। तो ये जो कोलिशन कंपल्सन जो निकल के आया है कि आपको एलआई चार्ज आता था जेपीसी में, इतनी आसानी से गवर्नमेंट देती नहीं जी, लेकिन इतनी आसानी से दे दिया। अब ये भी हो सकता है शायद गवर्नमेंट को अभी करना ही नहीं था, उसका दूसरा नतीजा ये था कि अभी राज्यसभा में पूरी मेजोरिटी भी नहीं है, प्लस अगर किसी एलआई ने बीच में इन द कोर्स ऑफ डिस्कशन कभी कुछ कर दिया तो सारा गड़बड़ हो जाएगा। तो पूरा कंसल्टेशन होने दिया, प्लस अभी ये डिबेट चलता रहेगा, इलेक्शन में भी चलता रहेगा डिबेट ये। जी जी। तो जो प्रोविजंस की मैंने जो बात की है, कुछ प्रोवोकेटिव प्रोविजंस भी हैं जिससे कि हो सकता है कि एक सेक्शन ऑफ मुस्लिम्स वो नाराज रहें और वो मुखार हो जाए, तो उसका क्या असर हो सकता है इलेक्शन में, वो तो खैर देखना है। लेकिन मोदी 3.0 की बात करें तो जेपीसी में इतना आसानी से भेजना वो डेफिनेटली दिखाता है कि ये ट्रूली कोalition गवर्नमेंट अब हो गई है। जी। अगला सवाल तपेश मजुमदार का है, हमारे मेंबर हैं, बोल रहे मेरा प्रश्न पाकिस्तान हाई कमीशन से एलओपी राहुल गांधी को भेजे जा रहे मैंगोस पर है। दरवाजों के पीछे क्या पक रहा है? देखिए मुझे नहीं लगता कुछ पकड़ा है। आपको अगर याद हो तो जब नवाज शरीफ थे तो उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को भी भेजा था, मेरे ख्याल से जी 2014 में मैंगोज भेजे थे, 15 में मैंगोज भेजे थे। मुझे नहीं लग रहा कुछ भी पकड़ा है ऐसा। अगला सवाल रवि जयकुमार का, हमारे मेंबर है, बोल रहे जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की तारीखों का अभी ऐलान नहीं हुआ है। चुनाव आयोग की टीम ने हाल ही में जम्मू कश्मीर का दौरा किया है, लेकिन जम्मू में बढ़ते आतंकी हमलों के कारण वहां की सुरक्षा स्थिति मोदी सरकार और भारत के लिए बड़ा सिरदर्द बनती जा रही है। हमें जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति को लेकर कितना चिंतित होना चाहिए? आपके सवाल का पहला पार्ट जो है सो आज शुक्रवार को जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो थोड़ी देर पहले ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस था जम्मू में, जहां उन्होंने बेसिकली ये टीम गई हुई थी जम्मू और कश्मीर, और सारे पार्टीज के 9 पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव से डिस्कशन हुआ क्या करना है। सब लोग चाहते हैं जल्दी इलेक्शन हो। इन्होंने कोई डेट दिया नहीं, ये कह रहे हैं कि एट द अर्लीस्ट हम करेंगे जी। अब सुप्रीम कोर्ट का 30 सितंबर तक का डेडलाइन है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या सरकार थोड़ा और पोस्टपोन करना चाहेगी, क्योंकि बात सही है, जो थोड़ा सा जम्मू में हमने पहले भी चर्चा की है, उनकी स्थिति ठीक नहीं है, मतलब जिस तरह के इंसिडेंट्स हो रहे हैं वहाँ पर स्थिति वहाँ पर ठीक नहीं है। इसमें अब लेकिन सिक्योरिटी सिचुएशन अब मतलब इलेक्शन कमीशन भी देखेगी, सरकार भी देख रही है कितना सीरियस है, चुनाव कर सकते हैं या थोड़ा सा और आप कंट्रोल करना चाहेंगे चुनाव करवाने के पहले। ये आने वाले दिनों में थोड़ा क्लैरिटी होगा। लेकिन जम्मू में जो हो रहा है थोड़ी सी मतलब उसमें चिंता की बात तो है कि अचानक इन्होंने एक नया फ्रंटियर खोल लिया है, मतलब ट्रेड एक्टिविटीज के लिए। जी। उधर वैली में कम हो गया और इधर जम्मू में आके फिर से नया एक शुरू कर रहे हैं। अडी के अगला सवाल कार्तिक पराशर का, हमारे मेंबर हैं, बोल रहे कांग्रेस ऐसी लड़ाई हारने के लिए जानी जाती है जिसे जीता जाना चाहिए था। आपको क्या लगता है कि आगामी 4 राज्यों के किस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सबसे खराब प्रदर्शन करेगी? देखिए पहले पार्ट पे आता हूँ। कांग्रेस वो कहते हैं ना कि जीता हुआ हारने की बात, हाँ पहले कांग्रेस है सर, कई जगह ये मतलब दिख रहा था जी। लेकिन सच्चाई तो ये है कि इस लोकसभा इलेक्शन में ये बीजेपी ने किया है। जो कंप्लीट ही जीते हुए थे उसको इन्होंने पीछे कर लिया अपने बयानों से, अपने स्लोगन से, अपने स्ट्रेटजी से, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन से। तो जिसमें बहुत ही क्लीन विक्ट्री होती, वो जो ये कांग्रेस पे आरोप लगा रहे हैं बीजेपी ने इस बार किया है लोकसभा में। जहां तक कांग्रेस का कह रहे हैं सबसे खराब क्या करे, ये मैं चुनाव के पहले ये तो मैं कह ही नहीं सकता कहाँ सबसे खराब करेंगे। उसमें देखिए कांग्रेस का अपना तो हरियाणा है, बाकी तीनों जगह कोलिशन में जाएंगे वो, मतलब इंडिया पार्टी ब्लॉक पार्टी करके लड़ेंगे वो। अब उसमें कितनी सीट ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, कौन जीतेगा, अभी इस पे मैं कुछ नहीं कह सकता अभी। अगला सवाल भी हमारे मेंबर का है, बोल रहे मनीष सिसोदिया को जमानत से कैसे बदलेगी दिल्ली की राजनीति? क्या ये बीजेपी के लिए एक और झटका है, और क्या हम केजरीवाल और जैन को उसी आधार पर जमानत देते हुए देख सकते हैं? देखिए इतना बड़ा झटका भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि चुनाव खत्म हो चुके लोकसभा का, अगला असेंबली चुनाव फरवरी में, अभी टाइम है। केजरीवाल बीच में हो सकता है बेल में निकल जाए, नहीं निकले। और संजय सिंह के आने से, संजय सिंह वहाँ एक ऑर्गेनाइजेशनल आदमी है वो, तो उनके आने से उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन को फिर से एक फाइटिंग पावर जो होता है स्टेट का, वो ऑर्गेनाइजेशन को ठीक से संभाल रहे हैं, एमएलएज को रखना, सारा कुछ देखना। जब तक संजय सिंह भी नहीं थे तब तक तो दिक्कत हो रहा था। इसके बाद सिसोदिया आए हैं, इतने वरिष्ठ नेता रहे हैं, उनका पार्टी में पूरा होल्ड है,
तो ऑर्गेनाइजेशनली तो काफ़ी आपको मदद मिलेगी तैयारी के सेंस में कि जब अब पता नहीं अरविंद केजरीवाल कब आए कब नहीं आए। अब आपके पास दो बहुत ही कद्दावर नेता हैं पार्टी के जो बाहर रहे हुए हैं। अब ये कि कुछ एमएलए सारे इनसिक्योर हो रहे थे क्योंकि उस तरह के नेता थे नहीं। अब ये दोनों के आने के बाद, सिसोदिया के आने के बाद अब थोड़ा सा एमएलए को संभालेंगे, पार्टी की रणनीति तय करेंगे, तो वो फायदा होगा। झटका अभी कहना मुश्किल है ये बीजेपी को लेके, बिकॉज जैसा मैंने कहा कि ठीक है इनको प्रिपरेशन में मदद मिलेगी आम आदमी पार्टी को। पार्टी को ऑर्गेनाइज कर ठीक से करेंगे, एमएलए को साथ में रखेंगे, तैयारी देखेंगे, लेकिन इतना भी ज्यादा कोई इनके आने से चेंज नहीं हुआ है जिसको कि अब झटका कहे बीजेपी को। जी जी, चलिए इसी बात पे हमारा आज का एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। आशा करती हूँ आपको एपिसोड पसंद आया होगा। हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताते रहें, और जैसे कि पहले मैंने आपको कहा है जितनी भी आर्टिकल्स और वीडियोस और इंटरव्यूज़ की डीके बात करते हैं अपने सब जवाबों में, उन सभी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होता है, तो आप वो वीडियोज़ और आर्टिकल्स भी ज़रूर देखें और पढ़ें। हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।